यहाँ पर 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक लंबी लड़ाई चली थी। दावा है कि रूस की बमबारी के बाद शहर के कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह चले गए थे। हालांकि अब फिर से होस्टमेल में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आरोप है कि रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों को टारगेट कर हमले किए थे, जिनमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। इतना ही नहीं, यूक्रेन के जो टैंक शहर की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें भी रूसी फौज ने ध्वस्त कर दिया था। हालांकि अब भी होस्टमेल में तबाह हो चुकी इमारतों को ठीक करने का काम जारी है। वहीं दूसरी तरफ बुचा में भी रूसी बमबारी से शहर को काफी नुकसान पहुंचा है। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें बर्बादी के निशान दिखाई दिए और शहर की कुछ इमारतें बमबारी के बाद तबाह नजर आईं। आरोप है कि रूसी सेना ने लोगों पर टारगेट कर हमले किए थे। सामने आई तस्वीरों में एक बस डिपो पूरी तरह बर्बाद नजर आया। रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा ध्वस्त हो चुकी बसों को देखकर लगाया जा सकता है। काफी दिन बीत चुके हैं, ये बस डिपो शुरू नहीं हो पाया है। दावा है कि रूसी फौज ने बुचा शहर की हर उस चीज को नुकसान पहुंचाया जो आम लोगों से जुड़ी थी। उधर जंग के बीच यूक्रेन का रेलवे संकट मोचक बनकर सामने आया है। वहां जंग की वजह से बिगड़ते हालात के बावजूद यूक्रेन की ट्रेनों की रफ्तार कभी नहीं थमी और युद्ध के दौरान तो रेलवे यूक्रेन के लोगों की जान बन गया, क्योंकि रूसी बमबारी से जान बचाकर यूक्रेन छोड़ने वालों के लिए ट्रेनें ही सहारा बनी। जंग के शुरुआती दिनों में कीव, खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों से ट्रेनों के जरिए देश छोड़ने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वहां के रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ जमा हो गई। इन चुनौतियों से निपटते हुए रेलवे ने अपना काम जारी रखा। दावा है कि जंग के दौरान ट्रेनों के जरिए करीब 70 लाख लोगों को यूक्रेन से बाहर निकाला गया। यूक्रेन में रेलवे की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब वहाँ के लोगों के सामने जरूरी सामान की किल्लत हुई और रूसी हमलों की वजह से दूसरे देशों की मदद का उन तक पहुंच पाना नामुमकिन हो गया। ऐसे वक्त में यूक्रेन की जान बने रेलवे ने मोर्चा संभाल लिया और मालगाड़ियों के जरिए जरूरी सामान की ढुलाई शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी है कि यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज के सामने डटे रहें। इसके लिए नेटो देशों से भेजे जाने वाले हथियारों की सप्लाई भी रेलवे की वजह से ही संभव हो पाई। रूस को जवाब देने के लिए टैंक हों, बख्तरबंद गाड़ियां हों या फिर दूसरे हथियार, सभी चीजों की जरूरत पूरी करने के लिए पटरियों पर ट्रेनें दौड़ती रहीं। जब उड़ानें बंद हो गई, कई हवाई अड्डों पर रूस का कब्जा हो गया, तो सेफ रूट जो बचा वो रेलवे ही रहा। इसलिए जब यूक्रेन के हालात कुछ हद तक संभल गए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कई दूसरे देशों के प्रमुखों ने भी ट्रेन के जरिए ही यूक्रेन का दौरा किया। जंग के दौरान रूस ने कुछ रेलवे स्टेशनों को बमबारी कर नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां रेल सेवाएं फिर से बहाल कर दी गईं। उधर काला सागर में मौजूद यूक्रेन का छोटा सा टापू स्नेक आइलैंड पाने के लिए यूक्रेन की तरफ से पूरी ताकत लगाए जाने की खबर है। दावा है कि यूक्रेन की फौज ड्रोन और मिसाइलों की मदद से स्नेक आइलैंड पर कब्जा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके पीछे दक्षिणी यूक्रेन को पूरी तरह घेरने का रूस का मास्टर प्लान होने की चर्चा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के लिए एक छोटा सा टापू बड़े संघर्ष की वजह बना हुआ है। स्नेक आइलैंड पर न तो खेती होती है, न ही वहां कोई इमारत है और न ही आबादी। फिर भी स्नेक आइलैंड के लिए रूस और यूक्रेन आर पार की जंग लड़ रहे हैं। दावा यह है कि इस टापू पर रूस अपना लंबी दूरी का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। अगर रूस ऐसा करता है तो उसकी रेंज में ओडेसा से डॉनबास तक दक्षिणी यूक्रेन का पूरा तट होगा। इसके अलावा यही वो रास्ता होगा जहां से रूस यूक्रेन का कारोबार अपनी मुट्ठी में बंद कर पाएगा। काला सागर के रास्ते यूक्रेन अब भी अनाज का भंडार कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता बढ़ाने वाली आशंका जाहिर की। यूएन के मुताबिक अगर यूक्रेन के अनाज का एक्सपोर्ट युद्ध के कारण रुका तो दुनिया के करीब 200 करोड़ लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। वहीं खबर है कि रूस से लोहा लेने के लिए अमेरिका की सेना अपने अलास्का राज्य में जंग की तैयारी में जुटी है। अमेरिका अलास्का में न सिर्फ अपनी सेना की तैनाती में बदलाव कर रहा है, बल्कि एकदम नई रणनीति बनाने में लगा है ताकि अमेरिका के सैनिक हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी रूस के छक्के छुड़ा दें, जिसके लिए अमेरिका ऐसे सैनिकों की फौज खड़ी करने में जुटा है जिनका बेरहम मौसम बाल भी बांका ना कर पाए। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना अलास्का में अपनी एक पूरी की पूरी ब्रिगेड तक बदल रही है और उसकी जगह एक ऐसी ब्रिगेड तैनात कर रही है जिसमें न सिर्फ कम मेंटेनेंस लगेगी, बल्कि जंग छिड़ने पर उसे तुरंत मोर्चे पर भी भेजा जा सकेगा। और तो और यूक्रेन की जंग में एंटी टैंक हथियारों ने जिस तरह रूस के दमदार टैंकों का काम तमाम किया है, अमेरिका उससे सबक लेते हुए भी स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद टैंकों के बिना कोई जंग सोची ही नहीं गई है।
असल में अलास्का में इस तगड़ी तैयारी के जरिए अमेरिका आर्कटिक की लड़ाई के लिए कमर कस रहा है। आर्कटिक मतलब भयानक ठंड, ऐसी ठंड जिसमें सब कुछ जम जाता है। न सैनिक में हिम्मत बचती है, न जबरदस्त से जबरदस्त हथियार किसी काम के रहते हैं। सेना का साजो सामान भी फ्रीज हो जाता है। उन बेरहम हालात में कैसे जंग जीती जाए, अमेरिका उस रणनीति पर काम कर रहा है। और फिर खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड भी जल्द नेटो से जुड़ने वाले हैं, जिसका मतलब यह कि होगा कि अमेरिका के सैनिक वहां तैनात होंगे। और अमेरिका का अलास्का, स्वीडन, फिनलैंड और रूस का उत्तरी इलाका, ये सब आर्कटिक में ही आता है। अलास्का अमेरिका का वो राज्य है जो उसके बाकी हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि थोड़ा दूर उत्तर पश्चिम में है। ठीक सामने ही रूस है। इसलिए अलास्का की लोकेशन बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि अगर कल को अमेरिका और रूस में युद्ध हुआ तो अमेरिका की सेना अलास्का से भी रूस में घुस सकती है। इसलिए अमेरिका अलास्का में भविष्य में लड़ी जाने वाली ठंड के लिए बाजुएं चढ़ाए हुए